अपने गुरु को याद करते हैं। तो चलिए आज एक नए कोर्स के साथ, केपी एस्ट्रोलॉजी। सबसे उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम जयंत कुमार वत्स है। मैं 2001 से इस फील्ड में हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु। एस्ट्रोलॉजी में भी जो अलग ब्रांचेस हैं, पराशरी, जेमिनाई, ठीक है, जेमिनी और ये केपी, नंबर बेस्ड नाड़ी, भृगु नंदी नाड़ी, ये सारा चीज मैं पढ़ाता भी हूँ, सिखाता भी हूँ। ठीक है। तो मैं डिफरेंस कर सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये अच्छा है ये खराब है। ये खराब, सब में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ खराबी है, कुछ लिमिटेशंस हैं। और इसमें कोई खराबी नहीं है। ठीक है। अगर आप लोग सारे लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, आपका जॉब सिक्योर है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, रीज़न यही है क्योंकि आप अपने कलीग से कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट हैं और बेटर। अगर सब कोई, अगर मार्केट में एस्ट्रो बेसिक एग्जिस्ट करता है, बाकी कंपनी भी एग्जिस्ट करती है, तो बाकी कंपनी से एस्ट्रो बेसिक जो है कहीं ना कहीं डिफरेंट और बेटर है, जो कि वो चीज़ दे रहा है जिसके कारण लोग सरवाइव कर रहे हैं। वैसे ही जो भी सिस्टम सरवाइव कर रहा है इस दुनिया में, उसमें से वो कुछ ना कुछ दूसरे से थोड़ा सा अलग है और बेहतर है। ठीक है। तो ये बोलना कि नहीं वो खराब ये अच्छा, ये लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज हो गया था। हम लोग ओपन माइंड से सब सब अच्छा है। ठीक है। अब है कि मेरा मास्टरी किस में है। ठीक है। मेरा मास्टरी जिसमें है वही चीज मेरे लिए अच्छा है। तो हम अगर केपी में अच्छे हैं तो केपी अच्छा है, पामिस्ट्री में अच्छे हैं तो पामिस्ट्री अच्छा है। ठीक है। तो एसएमईज जो कहते हैं ना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रेदर देन थोड़ा 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 सब चीज। ओके, लेकिन जो भी डिफरेंस है, जो लिमिटेशंस है, वो चीज को यहाँ पे जो है, मैंने लिखा है केपी नाड़ी। ठीक है। तो केपी इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि केपी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड, कर्स्प, राफेल टेबल वाला जो प्लेसिडियस सिस्टम का जो चार्ट है, वर्ग, वो सब चीज को मैं यूज कर। नाड़ी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उमंग तिनेजा सर ने जो सिस्टम निकाला है, ठीक है, उन्होंने नाड़ी एक्यूरेट प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी ऐसे करके उन्होंने दिया है। नाड़ी उन्होंने इसलिए नाम रखा है क्योंकि नाड़ी जो है मतलब नब्ज को बताता है। ठीक है। तो उस चीज को, क्योंकि वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे से है और ज्यादा एक्यूरेट साइड है, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब मैं चूंकि जो उसमें लिमिटेशंस हैं, वो है कि आपका टाइम ऑफ बर्थ अगर इस एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में सही नहीं है तो प्रिडिक्शन में वेरी हो जाता है। तो मैं बीटीआर भी सिखाऊंगा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा। दूसरा जो लिमिटेशंस है वो ये है कि ट्रांजिट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसमें। लेकिन भृगु नाड़ी में ट्रांजिट इजी है, जुपिटर है, राहु शनि है, इससे हम लोग पता करते हैं। ठीक है। तो हम लोग उसका भी हिंट्स ले लेंगे तो आसान हो जाएगा। क्योंकि शुरू के बैच में जब यह सिखाता था भृगु नाड़ी, तो ज़्यादातर जो लोग ज्वाइन करते थे वो यही केपी, कस्पल इंटरलिंक, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, यही लोग ज्वाइन करते थे। रीज़न ये, क्योंकि उन लोगों को ट्रांजिट सीखना था। ठीक है। तो मैं उसको इजी करके बता के यहाँ पे बता दूंगा। और भी बहुत सारे जो चीज गैप हैं, ठीक है, इसमें मैं उस चीज को मैं बता दूंगा कि ये वहाँ का कॉन्सेप्ट है। तो आपको एक्यूरेसी साइड जो है, गेस वर्क से अच्छा है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज करें। ओके। अब आते हैं हिस्ट्री पे कि केपी एस्ट्रोलॉजी का क्या है, कैसे है, क्या है। ओके। तो केपी जो नाम है वो कृष्ण मूर्ति, के फॉर कृष्णा मूर्ति, पी फॉर पद्धति सिस्टम, इसके बारे में। तो वो एक इंजीनियर थे रेलवे में।
और 1902 में शायद पैदा हुए थे, तो 1940 के आसपास उन्होंने एक सिस्टम निकाला। ठीक है। जो अभी कृष्णमूर्ति पद्धति के नाम से फेमस है, जो उनके स्टूडेंट्स, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने उस चीज को फेमस किया। ओके। तो जो डिफरेंस है बाकी और पर मेथड में, और क्यों आया, ठीक है, वो इसलिए आया क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी देखेंगे तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ये सिस्टम जो है, ये प्रिडिक्शन पे फोकस ज़्यादा करता है, प्रिसाइज प्रिडिक्शन पे। तो बाकी जो तामझाम है, रूल्स, इफ एल्स, ये सारा चीज़ है। चैलेंज ये था कि तभी के टाइम में जो कैलकुलेशंस है केपी का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि सिस्टम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके जो चार्ट बनते हैं जो हाउस के, जो भाव के जो चार्ट बनते हैं, जो कस्प कैलकुलेट होता है, वो प्लासिडियस सिस्टम जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं उसके अनुसार होता है। ठीक है, राशि चार्ट से नहीं आता। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, लेकिन अब सॉफ्टवेयर आ गया तो वो इस चीज को इन्हांस कर दिया, तो इजी हो गया। ठीक। तो अभी जो भी हम लोग देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इट्स लाइक गेम काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इसमें आपको कुछ बुद्धि ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। और मैंने सॉफ्टवेयर जो बनाया है उसमें से सारा चीज़ मैं कर वर करके उसको दे दिया। ठीक। लेकिन इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी वाला जो है, केपी एस्ट्रोलॉजी, इट्स मोर लाइक अ टूल। जैसे मैं अगर डेटाबेस में काम करता हूँ और मुझे माइग्रेट करना है डेटाबेस को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो बहुत सारे मेथड है। उसमें से कुछ ईटीएल टूल आते हैं जो एक डेटा को तुरंत दूसरे डेटाबेस में माइग्रेट कर देता है। ठीक है। बहुत ज्यादा तामझाम नहीं, वो टू द प्रिसाइज काम करता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो ईटीएल टूल ही पूरा डेटाबेस का नॉलेज है, तो फिर वो सही नहीं होगा। तो केपी सिस्टम भी जो लेकर के आए हैं, कस्प का कॉन्सेप्ट, नक्षत्र का कॉन्सेप्ट, या जो रूल आए, वो भी ऐसा नहीं कि न्यू था, वो पराशर ऋषि भी वो बात बोले हुए हैं, लेकिन उसी चीज को थोड़ा सा उन्होंने ऑर्गेनाइज करके बताया। तो उनका कोई खास ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट रूल नहीं है। उनका कहना है कि जो ग्रह होते हैं जो हम लोग को रिजल्ट देते हैं, वो ग्रह जिस नक्षत्र में रहते हैं उसका रिजल्ट देते हैं। ठीक है, बात सही है। तो ये लॉजिक कहाँ से आया? तो अगर आप देखेंगे कि जो महादशा का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रिजल्ट तो महादशा देता है, तो आप देखेंगे पहला महादशा जो स्टार्ट होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है वहां से पहला महादशा स्टार्ट होता है। तो वो केवल चंद्रमा को लेकर के बताया गया। उन्होंने देखा कि नहीं, प्लानेट भी जिस नक्षत्र में रहता है, मतलब मेन रिजल्ट उसी का। लेकिन कभी रिजल्ट दे पाता है, कभी रिजल्ट नहीं दे पाता है। कभी कोई महादशा कुछ रिजल्ट बढ़िया ज्यादा, कुछ ज्यादा दे देता है, कुछ नहीं देता। तो उस चीज को जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि जो अंतरदशा है वो डिसाइड करता है इस अंतरदशा में महादशा का जो है रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अंतरदशा को फायर कहा जाता है। ठीक है, अग्नि कहा जाता है, पराशर ऋषि का। ठीक है। तो उस चीज को जब उन्होंने देखा, तो जो अंतरदशा जो कैलकुलेट हो रहा था, वो उसी लॉजिक पे हो रहा था जिसपे वो सब लॉर्ड कह। ठीक है। फिर उन्होंने कस्प को इंट्रोड्यूस किया कि हाउस का जो डिवीजन है वो राशि चार्ट में इक्वल होता है। हम लोग देखेंगे इस चीज को, ठीक है, मैं हाई लेवल बता देता हूँ, ठीक है, फिर देखेंगे। उतना डरने जैसा कुछ नहीं है। तो वो राफेल, मतलब राफेल पंचांग, मतलब वो जो सिस्टम है, मतलब प्लेसिडियस सिस्टम के अनुसार जो हाउस का जो डिवीजन है वो है। क्योंकि उन्होंने देखा कि जो आदमी के लाइफ में जो इवेंट होता है, वो हाउसेस डिसाइड करता है, और हाउस जो है वो अर्थ का डिवीजन है। राशि जो है वो भगवान देते हैं, जो स्काई में होता है, वो आकाश का डिवीजन को राशि कहते हैं। जहां पे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी जो है थोड़ा सा काम करता है। ओके। तो हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग क्या करेंगे और कैसे प्रिडिक्शन करेंगे और ये चीजें सीखें। ठीक है। तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी कोई नया काम स्टार्ट कीजिए, तो किसी को अपना
गुरु मान लीजिए, ठीक है। गुरु जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, गु प्लस रू। गु मीन्स डार्कनेस, रू मीन्स लाइट। मतलब वो जो कि आपको डार्कनेस से लाइट की ओर लेकर के जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो शुरू शुरू में तो आसान रहता है, मोटिवेटेड भी रहते हैं, फिर एक ऐसा आता है कि कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, समझ में नहीं आता ये सही है, ये सही है, ये सही है, कौन सा रास्ता। वहां पर जो है ना, गुरु का ब्लेसिंग्स आपको सही रास्ता पे लेके जाता है। उनका प्रेजेंट फिजिकली रहना जरूरी नहीं है, उनका एहसास, उनका ब्लेसिंग्स मोर देन एनफ। अब गुरु कहाँ से खोजें, ठीक है। कौन होगा गुरु? इसका आंसर बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अच्छा गुरु मिलना भी, 9th हाउस अच्छा रहना और जुपिटर का अच्छा रहना इससे डिपेंड करता है। तो गुरु मिलना भी एक डिफिकल्ट चीज है, लेकिन गुरु पहला तो वो है जिसको कि देख के आपको लगे कि हाँ ये अपना है, ठीक है। ओके, मतलब वो फीलिंग लगे, पिता वाला, गार्जियन वाला, ठीक है, कि हाँ ये गाइड कर सकता। लेकिन अब वो फीलिंग पे कौन जाए? तो ऐसे जो है कि गुरु कोई भी हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वाइफ हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो आपको सही रास्ता दिखाए, ठीक है, जो आपको आगे। लेकिन आइडियली गुरु जो है मेरे अनुसार वो होना चाहिए जो उस रास्ते पे जा चुका है। जैसे कि मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि अगर टाइटेनिक मूवी के बारे में आप किसी से पूछेंगे, तो जो बंदा न्यूज़पेपर में पढ़ा है, किसी और के मुंह से सुना हुआ है, वो आपको अगर कुछ एक्सप्लेन करता है टाइटेनिक मूवी के बारे में, और जो बंदा रियली जाके मूवी देखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस। तो जो उस चीज को अनुभव किया हुआ है, वो आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर सकता है, रेदर देन जो सुना है किसी से, या फिर जो मतलब उस चीज को टच नहीं किया। तो जो लोग अच्छे से अनुभव किया तो वो। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो तीन को आदि गुरु कहा गया: सूर्यदेव, नारद मुनि और शंकर भगवान। पहले के टाइम में गुरु मिलना डिफिकल्ट होता था, तो सबको कास्ट, क्रीड और स्टेटस ये सब के अनुसार गुरु डिसाइड होते थे। तो क्योंकि शिक्षा सबको मिलना, मतलब इट वाज नॉट सोशल स्ट्रक्चर ऐसा था, और उतने गुरु भी नहीं थे। तो जिसको सीखना रहता था वो किसी को, इसी तीन में से किसी को निमित्त मान करके कि भगवान आप ही मेरे गुरु हैं और आप ये कीजिए। हम भी जब शुरू में स्टार्ट किए थे तो हम सूर्य भगवान को ही मान के, हम भी सूर्य भगवान को ही मान के चलते हैं, ठीक है, कि वो मेरे गुरु। उनको हम वैसे ही प्रणाम करते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद लेते हैं, उन्हीं को कहते हैं आप मेरे को गाइड कीजिएगा। उनको हम प्रणाम करते हैं सुबह उठ के, ठीक है, जैसे गुरु को कोई प्रणाम करता है। तो वैसे ही, तो आप इस तीन में से शंकर भगवान को आदि गुरु माना जाता है। ये क्राउन चक्रास पे जो एंड ऑफ द डे आप किसी को भी गुरु, हाँ ये भी एक चीज है, आप दुनिया में किसी को भी गुरु मान लीजिए, एंड में आप शंकर भगवान के पास ही पहुंचे, ठीक है। वो उन्हीं का प्रतिबिंब है सब, ठीक है। जब भी गुरु की बात आती है वो उन्हीं का प्रतिबिंब। तो जस्ट फेस है, इनसाइड सब समझिए एक ही। तो मान करके चलना चाहिए, ये आता है। और आपको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट से आप डील कर रहे हैं उसमें बहुत एफ एल्स कंफ्यूजन ये है। दूसरा, नॉलेज जो है वो, इट्स काइंड ऑफ पावर, राइट। तो जब भी पावर आता है तो ईगो बढ़ता है, ओके। तो मैं भी अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि जिस दिन आप पूरे अच्छे से सीख जाएंगे, जो सबसे ज्यादा आपको गुस्सा लगेगा या जो आपको लगेगा कि एनिमिकल पार्ट है, वो हम ही होंगे, ठीक है। और इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, ओके। मेरे बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट थे, सेकेंड बैच, फर्स्ट बैच के, उन्होंने सीखा, उसका थोड़ा देर के बाद उनको ऐसा लगने लगा, जब उनका प्रिडिक्शन सब सही होने लगा, सर को तो एक लिमिटेड ही आता है, मेरे को तो मैंने यहाँ से भी वीडियो देखा है, मैंने तो यहाँ से भी देखा है, यहाँ से भी कोर्स कर लिया, मेरे को तो बहुत ज़्यादा। फिर एक साल, 1.5 साल के बाद फिर वो आता है कि सर सॉरी, हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद हम आपको गलत एंगल से देखे थे ये। तो बोले इसमें आपकी गलती नहीं है, नॉलेज जो है ये अहंग को बढ़ाता है, ठीक है। इसीलिए ये अज्ञे चक्रा के बाद का जो ऊपर वाला चक्रा है, वहां पे भगवान का ब्लेसिंग्स ही काम करता है। आप पूरा मेडिटेशन वगैरह फोर्सफुली करके सब चीज करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं, यहाँ नॉलेज। लेकिन जब तक वो ईगो डिसॉल्व नहीं होगा,
तब तक वो ऊपर वाला नहीं खुलता है, और वो कहता है कि भगवान के ब्लेसिंग से खुलता है, क्योंकि जिस दिन आप ईगो को लूज करेंगे तभी जाके खुलता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज है कि जब आप पावर से डील करते हैं तो आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना जरूरी है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपना मेथड पे। ओके। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर है, बिना इसके तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो लोग भी कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको मैं एक्सेस ड्यूरिंग द कोर्स के लिए तो दे दूंगा। ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो मुझे बिल आता है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ डालना है, बर्थ बस। प्लेस डालना है, बर्थ का टाइम डालना है, और अयांसा में केपीओ अगर आप डालेंगे तो बहुत सारे। अब ये अयांसा क्या होते हैं, ये मैं आप लोग को अगले क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें से केपीओ डाल देंगे। ठीक है, सबमिट करेंगे तो आपको ये चार्ट बन के आएगा। ओके, इस चार्ट में से इधर वाला जो चार्ट है ये राशि चार्ट। ठीक है, और इधर जो है वो निरायना कस्प चार्ट। ओके, तो इस चार्ट और इस चार्ट में थोड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ मंगल यहाँ पर है, इसमें मंगल यहाँ चला गया। केतु यहाँ पर है, केतु यहाँ चला गया। कभी कभी जो ये हाउस का जो नंबरिंग है ये भी वेरी करता है। ओके, यहाँ पे प्लैनेट का डिग्री एस्पेक्ट वेस्पेक्ट सब चीज दिया हुआ है। हम लोगों का काम का चीज है ये वाला पार्ट, बस इतना को ही देखना है। और ये चीज, और उसमें से भी मैंने ये कर दिया है कि अगर आप मान लिया जाए मैरिज देखना चाहते हैं, अगर आप इवेंट लिस्ट पे मैरिज क्लिक करेंगे, मैं शुरू में नहीं प्रमोट करूंगा इस चीज को लेकिन सीखने के लिए, तो आप देखेंगे जो ग्रीन कलर है ये मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं, रेड वाले जो है वो मैरिज को अपोज कर रहे हैं। तो अगर किसी के चार्ट में बहुत ज्यादा रेड 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 ज्यादातर प्लैनेट बता रहे हैं तो मतलब कि वो मैरिटल लाइफ उनका डिस्टर्ब रहेगा। 9 प्लैनेट्स हैं, अगर ज्यादातर ग्रीन है तो अच्छे रहेंगे। मतलब ये जो नंबर्स हैं, अब इसके कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, स्ट्रेंथ जानना रहते हैं, तो वो सिंपल सा रूल है वो हम लोग सीख लेंगे क्विकली, और वही रूल सारे में होंगे। चाहे हम लोग एजुकेशन देखेंगे, चाहे हम लोग आ, वो देखेंगे, तो सबके लिए रूल्स एक ही है। अब रिजल्ट कब होगा, कैसा होगा, वो ये पार्ट बता देगा। कब होगा, ये विंशोत्तरी दशा बता देगा। तो यहाँ पे टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है। हम लोग इस सब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको हाई लेवल बता रहा हूँ। तो जैसे कि अभी इनको जानना है कि कैसा रहेगा, तो मरकरी में अंतरदशा चल रहा है, मान लिया जाए अभी ये वाला टाइम पीरियड राहु का, और इनको जानना है कि इनका करियर कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, तो मरकरी का टाइम पीरियड मरकरी को देखना है। ठीक है, और इसमें से राहु को देखना है। तो देखना है कि कितने रेड हैं कितने ग्रीन हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं जो फेवरेबल है, कौन कौन से नंबर हैं जो नहीं फेवरेबल है। उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे कि करियर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, प्रमोशन होगा नहीं होगा। वो सारे जो चीज़ें वो चीज़ को होगा। बस यही दो चीज़ पे हम लोगों को फोकस करना है। ओके, तो रिजल्ट कौन दे रहा है, प्लानेट दे रहा है, और वो किस नक्षत्र में, ये उसका नक्षत्र है और ये उसका सब लॉर्ड है। इसी तीन के कॉम्बिनेशन से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये प्लानेट, कोई भी प्लानेट मान लीजिए, अगर हम लोग मरकरी को देख रहे हैं तो मरकरी क्या करना चाह रहा है
तो मरकरी मार्स का काम करना चाह रहा है क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है और चल रहा है। तो सॉफ्टवेयर सारा चीज कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अगर आपको और डिटेल समझना है तो प्लैनेट पोजीशन में दिया हुआ है कि कौन किसके नक्षत्र में है, कौन किसका नक्षत्र लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, कितना पदा पे है, कौन सा साइन पे है, ये सब फ्रेंडली है, न्यूट्रल, मतलब डिटेल में। उसके बाद आता है ये कस्प वाला पोजीशन, कि पहला का कस्प कौन है, दूसरा का कस्प कौन है, उसका सब लॉर्ड कौन है, क्योंकि ये जो है रिजल्ट को वेरी करता है। और ये जो कस्प है, ये बेसिकली ये वाला जो चार्ट होता है इसके हाउस के डिग्री से। ओके, तो ये सब डिटेल्स हैं हम लोगों को। कस्प सिग्निफिकेंट यहाँ दिया गया है, ठीक है, प्राइम सिग्निफिकेंट दिया गया, ये सब जो है केपी एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि मंगल जो है क्या क्या हाउस का रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। ये चीज, इसी चीज को और सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे बनाया गया है। सेम चीज है, ये ट्रेडिशनल केपी मेथड है कि मरकरी जो है क्या क्या रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, 7th हाउस का, 11th, 1 8 ऐसे करके। और उसी चीज को यहाँ पे सजा दिया गया ताकि और इजी टू पढ़ना रहे और रूल को करना, तो हम लोग इसको ही देखेंगे। ओके, इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं देखना है, बस यही देखना है। और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, यही सब देख करके टाइमिंग डिसाइड करना। ओके, तो क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या हम लोगों को याद रखना चाहिए, प्री रिक्विजिट किया है। तो पहला चीज तो ये है कि 12 हाउसेस होते हैं, ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं इसको हाउस कहते हैं। ठीक है, हर एक हाउस का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। ओके, तो वो हम लोग अभी देख लेते हैं क्विकली कि क्या होता है। ये आप याद रखिएगा कि जैसे 7वां हाउस मैरिज के लिए होता है, चौथा हाउस जो होता है एजुकेशन के लिए होता है, मदर के लिए, 10वां हाउस नेम फेम करियर ये सब के लिए होता है। तो ऐसे ही करके सब हाउस का जो है कुछ अपना सिग्निफिकेंस है, तो वो पता होना चाहिए। ओके, 9 प्लैनेट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अब एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि 12 हाउसेस होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई खास जानने का जरूरत नहीं है। 12 राशियां होती हैं, ठीक है, हर एक राशि का ये चीज होता है, सिग्निफिकेंस होता है ये चीज। तो मैंने नोट्स में बनाया हुआ है, तो हम लोग उस चीज को देख लेंगे। ओके, तो लेकिन जैसे जैसे हम लोग इवेंट्स करेंगे, मैरिज करेंगे, तो उसमें जो हाउसेस का जरूरत है उसको हम लोग उसी समय सीख लेंगे, तो आपको ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से टू उसमें हो जाएगा। अब आता है कि प्रैक्टिस करना। ठीक है, वो प्रैक्टिस तो करना पड़ता है, तो उससे आपको ज्यादातर याद रहता है। नहीं करेंगे तो नहीं याद रहेगा। ओके, फिर थोड़ा देर जब सीख जाएंगे तो हम लोग बीटीआर करने सीख जाएंगे। फिर थोड़ा सा रूलिंग प्लानेट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है प्रश्ना में, वो सब हम लोग सीखेंगे, है ना। इसका जो प्रश्ना मेथड है, वो मैं जितना भी अलग अलग तरह का प्रश्ना मेथड जानता हूँ उसमें से सबसे एक्यूरेट है इसका प्रश्न। तो ये इसका सबसे एडेड एडवांटेज है। ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ जो है वो चीज थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो ये नंबर्स जो है आगे पीछे वेरी कर जाते हैं। ओके, थोड़ा सा मतलब कि 20 25 मिनट, आधा घंटा, ऐसे करके 6 मिनट के अनुसार ठीक रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग मैच कर लेंगे, सीख लेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन तो फिर मैं वहां से, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लेवल के लोग हैं यहाँ। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या एक्सपेक्टेशंस तो फिर मैं बात करता हूँ, क्योंकि इसमें जैसे पूनम जी ज्वाइन की हैं, इनको एस्ट्रोलॉजी का कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अम, उत्सव जी हैं, इनको सब चीज़ पता, तो इनके लिए भी रहेगा। ओके, ब्रजेन जी ऑलरेडी बीएनएन में कर चुके हैं, तो ये अच्छे से यूज करेंगे। तो थोड़ा सा मिक्स क्लास है, तो सब तरह का चीज़ को लेके चलेंगे।
ओके। तो जो लोग सीनियर हैं उनसे कुछ सीख लेंगे, जो लोग फ्रेशर हैं वो लोग हमसे कुछ सीख लेंगे। ओके। तो ये है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, ओके है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अब स्टार्ट करता हूँ अपना ज्ञान। ठीक है, प्रेजेंटेशन। ये दिख रहा है, पीपीटी दिख रहा है ये? ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना, नवग्रह मंत्र वाला? दिख रहा है तो रेज कीजिए हैंड कोई भी। ये सर दिख रहा ठीक है। तो ये नवग्रह मंत्रा है। ठीक है, ये हम लोग सारे एस्ट्रोलॉजर को जानना चाहिए क्योंकि हम लोग इन्हीं से डील करते हैं। और जब मैं शुरू में सीखना स्टार्ट किया था तो लोग कहते थे कि जब तुम एस्ट्रोलॉजी में पूरे प्रो हो जाओगे तो प्लानेट तुमसे बात करेंगे। प्लानेट आके बात नहीं करते हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये यही कहना चाह रहा है। तो हम लोग को उनको थोड़ा सा इज्जत देना चाहिए। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर ये हम लोग को एटलीस्ट पता होना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो, बुधश्च गुरुश्च शुक्र है शनि, राहु केतुवे सर्वग्रह शांति कारक भवन्तु। ये नवग्रह मंत्र है। इसमें भानु, शशि, ठीक है, सूर्यदेव, चंद्रदेव, भूमि सुतो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु, सबके बारे में दिया गया। ठीक है। ये मेरा फेवरेट कोट है कि अगर तुमको यूनिवर्स को समझना है तो थिंक इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ये निकोला टेस्ला। और अब तो सारा लोग, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स और ये सब जो आ गया है, मॉडर्न फिजिक्स, साइकोलॉजी, सब जानता है कि एनर्जी और मैटर यही दो चीज होते हैं, राइट? और एनर्जी को अगर मैटर में कन्वर्ट करना है तो जो आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है, E = mc², तो स्पीड ऑफ लाइट से अगर कुछ किया जाए तो लाइट जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर। ओके। तो बेसिकली सब चीज वही है। शक्ति, अगर हम लोग अपने ट्रेडिशनल फॉर्म में बोले तो शिव और शक्ति। शिव जो फॉर्मेशन है वो फिजिकल फॉर्म में, शक्ति जो है वो एनर्जी फॉर्म में, है ना? तो अगर हम लोग उसके वाइब्रेशन को समझे तो सारा चीज जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, राइट? तो अगर हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करें, वाइब्रेशन को, उसके बैकग्राउंड की एनर्जी को समझने की कोशिश करें तो आपको ज्यादा समझ में आए। तो मैं जब है। जब मैं न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ या फिर एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं प्लानेट सन कहता हूँ या नंबर वन कहता हूँ तो आप वन पे मत फोकस कीजिए। वन किस तरह की एनर्जी देने की कोशिश करता है वो समझने की कोशिश कीजिए। उसका जो ट्रू नेचर है ना वो समझने की कोशिश कीजिए। ओके। तो ये हम लोग भी उसके एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे, वो क्या करना चाह रहा है। नाम तो उसका जो रख दे, मंगल को सूर्य कह दे, सूर्य को चंद्र कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करना चाह रहा है उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करें। ओके। तो ये प्लैनेट्स होते हैं। यहाँ पे सन है। सन के सेंटर से अगर आप लाइन खींचेंगे तो 8 डिग्री अप, 8 डिग्री डाउन जो है आपको ये सारे प्लैनेट्स दिखेंगे। ठीक है, इसी बेल्ट में, सेंटर ऑफ अर्थ से अगर हम लोग खींचते हैं। ओके। अगर आप इसको देखें, अर्थ को देखें, तो ये जो है पूरा स्काई है। ठीक है। स्काई में जो, अगर आप वर्चुअली स्काई को डिवाइड करते हैं ना 12 पार्ट में,
ठीक है, 12 ही पार्ट क्यों किया, तो ये हम लोग देखेंगे जॉडियक साइन कैसे बना था अगले क्लास में। सन के मूवमेंट से होता है, तत्काल के लिए आप समझ लीजिए। तो अगर हम लोग इसको 12 वर्चुअल पार्ट में डिवाइड करें, तो हर एक पार्ट जो है एक जॉडियक साइन को बताता है। तो अगर स्काई को अगर 360 डिग्री अगर आप अर्थ से देखते हैं तो आपको सर्कुलर दिखता है 360 डिग्री। उसको अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री का एक, तो हर एक डिवीजन 30 30 डिग्री का है। इसी को जॉडियक साइन कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कि अर्थ ऐसे करके रोटेट हो रहा है, लेकिन इन रियलिटी चूंकि हम लोग ही अर्थ पे हैं, तो हम लोग को तो अर्थ रोटेट होता हुआ दिखता नहीं है, स्काई ही रोटेट होता हुआ। तो ये जो है, आप देखिए कि ऐसे करके सारे जॉडियक साइन है। अगर आप लोग कभी जाइएगा, अब मौका लगे कोई भी ऑब्जर्वेटरी, तो शोज वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ कैलिफोर्निया में ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी। तो वहाँ पे मैं जब गया रिसेंट टाइम में, तो वहाँ पे भी शो हो रहा था कि कैसे करके ये सारा एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट हुआ। तो ये सब जो डिवीजन है, ये नॉट नेसेसरी कि हम लोग के ही गैलेक्सी में, मिल्की वे में, जैसे सेजिटेरियस जो है कोई और गैलेक्सी में, ये शायद हो सकता है किसी और गैलेक्सी में रहे, ये हो सकता है किसी और गैलेक्सी। मतलब ये स्काई का डिवीजन है, ये मत समझ लीजिए कि बस थोड़ा सा ऊपर का ही डिवीजन है। तो वो पर्टिकुलर उस जगह पे उस तरह का शेप बनता है। सन जब वहां पे पहुंचता था तो उसका बिहेवियर जो था ह्यूमन लाइफ पे डिफरेंट होता था, पशु पक्षी का बिहेवियर डिफरेंट होता था, कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्लावर खिलता था। तो हर एक जगह पे मौसम का बिहेवियर, आदमी का बिहेवियर, उस चीज को उन लोगों ने ऑब्जर्व किया। और देन दे डिसाइडेड कि सन जो है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जब रात होती है तो इस जगह पे जो है ये पर्टिकुलर जॉडी ऐसा शेप बनता हुआ दिखता है। जब लियो है तो शेर का शेप बनता, वर्गो में से लेडीज का शेप बनता। ऐसा करके वो तारा का जो ग्रुप है उसको वो लोग डिसाइड किया, और फिर ऑब्जर्व किया कुछ चीज, आगे जाके उसी को अभी तक हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं। तो ये जो है डिवीजन, ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पे किया। अब ये देखिए सब प्लैनेट्स हैं, आकाश ऊपर पे है। तो अगर कोई अर्थ से टेलीस्कोप लेकर के देखेगा तो उसको दिखेगा शुक्र यहाँ पे है, शनि यहाँ पे है, और इसका जो है ये अक्वेरियस जॉडियक साइन के अंदर आता है। ठीक है, वैसे सन को कोई देखेगा टेलीस्कोप लेके अर्थ से तो उसको देखेगा कि स्कॉर्पियो जॉडियक साइन है। ठीक है, तो ऐसे करके ही ये बना हुआ, इसी को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया हूं कि ये अर्थ है, स्टैटिक है, और ये जो अर्थ का डिवीजन है, ये क्या था, ऊपर वाला जो है वो स्काई का डिवीजन है, ये जो है ये अर्थ का डिवीजन। तो स्काई का जो डिवीजन है उसको हम लोग राशि कहते हैं, जॉडियक साइन कहते हैं। और जो अर्थ का डिवीजन है, ये जो अर्थ का डिवीजन है इसको हम लोग हाउसेस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास तीन चीज रहता है, एक हो गया अपना राशि, एक हो गया अपना हाउस, और एक हो गया अपना प्लैनेट्स। ठीक है, इसी तीन का ये चीज। तो ये हाउसेस जो है ये हम लोग के सारे लाइफ के इवेंट्स को बताते हैं। अगर हम लोग को शादी के बारे में जानना है तो सातवां हाउस हम लोग के मैरिज लाइफ के बारे में बताता है, 10वां हाउस हम लोग का करियर रिकॉग्निशन बताता है, छठा हाउस, पहला हाउस ये सब हेल्थ के बारे में बताता है, दूसरा हाउस जो है हम लोग के पैसे के बारे में बताता है, 11 हाउस जो है ये हम लोग को इनकम के बारे में बताता है। तो ऐसे हर एक हाउस का अपना सिग्निफिकेंस है और एरिया ऑफ लाइफ है। तो हम लोग के लाइफ में जो भी इवेंट होता है वो किसी ना किसी हाउस से होता है। ठीक है, तो हाउस से हम लोग जान गए कि क्या एरिया ऑफ लाइफ हमको देखना है। अब उस कैसा होगा ये रिजल्ट कौन देगा, तो ये हम लोग का ग्रह देगा रिजल्ट। इसलिए ग्रह कहते हैं जो कि ग्रहण करता है। वो ग्रहण क्या करता है, एनर्जी ग्रहण करता है। कहाँ से ग्रहण करता है एनर्जी, तो वो जॉडियक साइन से एनर्जी ग्रहण करता है। ठीक है, तो जो भी ईस्ट जब बच्चा पैदा होता है, ईस्ट डायरेक्शन में जो भी साइन दिखता है वही उसका लगन होता है। ठीक है,
और साउथ डायरेक्शन जो होता है वो 10th हाउस होता है। वो ऐसे करके जो है, हम लोग चूंकि अर्थ पे है तो स्टैटिक है, हाउस भी स्टैटिक है, ऊपर स्काई घूमता दिखता है। जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस समय जो भी पूरब दिशा में दिखता है हाउस, वो मेरा लगन बन जाता है और ये हो जाता है। और ऐसे करके जो प्लानेट, अगर 20 अप्रैल 2017 के 7 बजे सुबह दिल्ली को अगर कोई टेलीस्कोप लगा के देखे, तो उसको प्लानेट जो है इस जॉडियक साइन में दिखेगा, इस जॉडियक साइन में ऐसे ऐसे करके दिखेगा, और ऐसे रोटेट होता हुआ दिख रहा है। ग्रह अपना रोटेट हो रहा है, स्काई अपना रोटेट हो रहा है, क्योंकि हम लोग अर्थ पे हैं तो हम लोग को अर्थ स्टैटिक दिख रहा है। बेसिकली अर्थ भी रोटेट हो रहा है ठीक है। तो सब रोटेट हो रहा है, तो रिलेटिवली जब देखा जाता है तो ये चीज, तो इसी चीज को यहाँ पे जो कैप्चर किया जाता है स्नैपशॉट, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे, मान लीजिए कोई 20 अप्रैल 2017 को 7 बजे सुबह दिल्ली में पैदा लिया, तो उस पे स्काई में एक्चुअली इस तरह से, उसी को पिक्टोरियल फॉर्म में समझने के लिए हम लोगों ने ऐसे करके बना दिया कि पहला हाउस में मरकरी और सन है, दूसरे हाउस में मार्स है, तीसरे में कोई नहीं है, चौथे में कोई नहीं है, पांचवें में राहु है, छठे में जुपिटर है, सातवें में कोई नहीं, आठवें में कोई नहीं, नौवें में जो है शनि है, 10वें में चंद्रमा है, 11वें में केतु है, 12वें में जो है शुक्र। ये उस समय का चार्ट, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डालेंगे ये डिटेल्स, तो आपको ऐसा बन करके आएगा, जिसको हम लोग कुंडली कहते हैं। ये बेसिकली स्काई का पिक्टोरियल स्नैपशॉट है जब बच्चा पैदा हुआ था। ओके, मैं इसलिए इतना चीज बताया कि जब आप इसको देखते हैं तो आपको समझ में आए कि ये क्या है। ठीक है, ये ऐसे डिजाइन ऐसा नहीं रहता, ये ऐसा रहता है, लेकिन इसको हम लोग समझने के लिए यहाँ, तो इसमें से क्या है, तीन चीजें हैं। ये जो एक नंबर लिखा है ये जॉडियक साइन है, एरीज। ये जो बॉक्स है ये ऑटोमेटिकली किसी का भी चार्ट रहेगा, ये पहला ही हाउस होगा, ये दूसरा ही हाउस होगा, तीसरा ही हाउस होगा, चौथा ही हाउस होगा। हो सकता है अभी मेरा जो चार्ट है वो कैंसर असेंडेंट, तो 4 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हाउस ये पहला ही होगा। ठीक है, राशि जो है वो 4 होगा, मतलब यहाँ पे जब हम पैदा हुए थे तभी पूरब दिशा में कैंसर साइन था। ठीक है, तभी हम कैंसर साइन, तो ऐसे करके ये वेरी करते हैं। अब इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये राशि है, समझ लीजिए यहाँ पे अर्थ है, तो ये राशि है एरीज, टॉरस, जिमनी, 12 राशियां हैं। इसी राशि को, क्योंकि ये जो राशि होता है वो सूर्य के मूवमेंट से होता है। ओके, अगर आप ऊपर देखेंगे तो 27 डिवीजन फर्दर डिवाइड किया गया है, सबसे आउटर सर्कल को, ये चंद्रमा के अनुसार किया गया है। ये जो डिवीजन है सूर्य के अनुसार, ये जो डिवीजन है चंद्रमा के मूवमेंट के अनुसार। तो 27 नक्षत्र है, जो चंद्रमा हर दिन एक एक नक्षत्र में रहता है, उसका 27 नक्षत्र जो है वो है। इसको ल्यूनार मेंशन कहते हैं, चंद्रमा मूव करता रहता है। ओके, तो आप देखेंगे कि एक जॉडियक साइन के अंदर एक, दो और थोड़ा सा सवा 2 जो है, ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर नक्षत्र है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा जो है एक राशि में सवा 2 दिन रहता है। फिर यहां से मूव करते करते यहाँ, ऐसे करते करते ये 27 दिन में चंद्रमा अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है। तो इसको हम लोग नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करके देखें, अगर इसको हम लोग नक्षत्र का नंबरिंग के हैं और इसको हम लोग राशि का नंबरिंग के हैं, और यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ से जब टेलीस्कोप लेके देखेगा तो कोई क्या देखेगा कि वेनस है, सन है, वो एरीज में है और अश्विनी नक्षत्र में है। मरकरी को देखेगा तो मरकरी को क्या 3 नंबर राशि, मतलब जो जेमिनी राशि में है, और ये जो है छठा नंबर का नक्षत्र जो है उसमें है। तो ऐसे करके कि कौन किस प्लानेट में है, किस राशि में है, ये चीज।
लेकिन हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके बता दे रहा है कि कौन सा ग्रह कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है और कौन से हाउस में। ओके। इसी चीज को, ये जो है, इस सॉफ्टवेयर पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो ये बता दे रहा है। तो अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा किस नक्षत्र में है? चंद्रमा जुपिटर, सॉरी, हाँ, चंद्रमा जुपिटर के नक्षत्र में है। और उसका सब लॉर्ड कौन है? तो मरकरी है। चंद्रमा किस किस हाउस को बता रहा है? तो चौथे हाउस को और 11वें हाउस को बता रहा है। हम लोग इसको सीखेंगे किस लॉजिक पे है, बैकग्राउंड। ठीक है। लेकिन तत्काल के लिए बता रहे हैं कि ये सारा चीज ये कैलकुलेट करके रिजल्ट दे रहा है। चंद्रमा क्या करेगा? चंद्रमा जुपिटर का काम करेगा, क्योंकि जो प्लैनेट जिस नक्षत्र में है उसी का काम करेगा। ओके। तो नाइन्थ हाउस का काम करेगा, 11th हाउस का काम करेगा, 12th हाउस का काम। अब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये मरकरी जो सब लॉर्ड है वो डिसाइड करेगा कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। जितना सपोर्ट करेगा उतना स्ट्रांगली रिजल्ट देगा, जितना अपोज कर रहा है उतना धीरे धीरे रिजल्ट देगा। ठीक है। तो ये चीज है। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नो क्वेश्चन? इसलिए हाँ। जी। ओके। कोई क्वेश्चन माय गॉड। नहीं? जी पूछिए। जी सौरभ जी, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे? No, sir. No question. I think my mic was on. Sorry for that. I'll ओके, just. नो प्रॉब्लम। ठीक है। पूनम जी, आप ओके हैं? समझ पा रही हैं कुछ? ओके। तो हम लोग हाँ यहाँ पर जी। इवेंट्स को देखेंगे। ठीक है। और यहाँ से हम लोग इस चीज को देखेंगे। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इवेंट्स को, कि जैसे शादी देखना है तो शादी क्या रिजल्ट देगा। ओके। तो ये सारे जो है ना सिलेबस काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है। ओके। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम लोग आंसर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट को करने के बाद। मैं कंसल्टिंग करता हूं तो ज्यादातर लोग यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि मेरे बारे में बताइए, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, ये बताइए, क्या एरिया में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, कोई एरिया है जहाँ पे कॉशियस रह सकते हैं, कोई रेमेडीज है क्या मेरे लिए, एजुकेशन में कौन सा एजुकेशन रहेगा, कोई ब्रेक है एजुकेशन में क्या, हायर एजुकेशन है, फॉरेन कंट्री में एजुकेशन है, कौन सा सब्जेक्ट हमको चुनना चाहिए कॉलेज में, मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, मेरा डिजीज कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है, कब डिजीज होने का चांसेस है, प्रिकॉशन कब लेना है, कोई एस्टिमेटेड टाइम है, कब एक्सीडेंट है क्या चार्ट में, अगर है तो कब होगा, कब क्योर होंगे, मैरिज में मैरिटल लाइफ कैसा रहेगा, अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, एक से ज्यादा शादी है, डिवोर्स है, कब मैरिज होगा, यही सब। नेचर और पर्सनालिटी कैसा होगा मेरे स्पाउस का, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिससे हम प्यार करते हैं उसी से शादी होगी, फॉरेन लैंड में शादी होगी, स्पाउस के फैमिली के बारे में कुछ बताइए, करियर कैसा होगा, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए,
व्हेन विल आई गेट जॉब, फॉरेन लैंड में करना, जॉब होगा, प्रमोशन होगा, अवार्ड मिलेगा, मेरा स्टेटस कैसा रहेगा ओवरऑल लाइफ में, फेम है कि नहीं, गोल्डन पीरियड कौन सा है, हाउ इज माई फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल ग्रोथ कब होगा, रिपे लोन रुपे रिपे कर पाएंगे कि नहीं, धन योग है कि नहीं, प्रॉपर्टी है कि नहीं, कब खरीदेंगे प्रॉपर्टी, लग्जरी होम होगा, फॉरेन लैंड में घर होगा, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होगा, लोन के थ्रू प्रॉपर्टी होगा, व्हीकल कैसा होगा, लग्जरियस होगा, ब्रांडेड होगा, कब व्हीकल खरीदेंगे, चाइल्ड बर्थ होगा, ब्लेस कब होंगे, क्या होगा, गर्ल बॉय, नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन, ट्रैवल का चार्ट क्या है, फिर लिटिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो सारा चीज। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर हम लोग सीखेंगे। ओके, तो एक इवेंट उठाएंगे और उसी फॉर्मूला पे हम लोग इस चीज को करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग स्ट्रेंथ जज करना और एजुकेशन से रिलेटेड चीज जो है वो चीज सीखेंगे कि कैसा होगा एजुकेशन, और कैसे करके स्ट्रेंथ को जो है हम लोग जज कर सकते हैं। ठीक है, कि चंद्रमा क्या रिजल्ट देगा, मार्स क्या रिजल्ट देगा, कैसे देगा, कितना हद तक देगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को जो जज करना है वो हम लोग करेंगे। ओके, और फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, इवेंट होता जाएगा, तो हम लोग बैकग्राउंड को भी समझने लगेंगे। ओके, लेकिन अम, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हाउस के बारे में, जॉडियक साइन के बारे में, ठीक है, तो वो चीज हम लोग सीखेंगे। जैसे ये है, तो बेसिकली इतने चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी मेथड सीखते हैं तो इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 12 हाउसेस क्या कहते हैं, 12 जॉडियक साइन का क्या मतलब है, 9 प्लानेट के क्या मतलब है, प्लानेट का एस्पेक्ट, प्लानेट का स्ट्रेंथ, रेट्रोग्रेड किसको कहते हैं, कंबस्ट किसको कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ प्लानेट। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप कोई भी तरह का एस्ट्रोलॉजी पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन केपी वाला सीखने के लिए उतना नाटक नहीं है। ठीक है, ये हम लोग चलते फिरते ही सीख जाएंगे। 12 जॉडियक साइन के बारे में उतना समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 9 प्लानेट के बारे में भी उतना समझने की जरूरत, सारा खेल जो है इस हाउसेस का ही है। लेकिन हाँ, हम लोग को पता होना चाहिए एस्पेक्ट वगैरह जो है, सब चीज कैलकुलेट सॉफ्टवेयर कर रहा है, स्ट्रेंथ हम लोग वो भी कैलकुलेट कर रहा है, हम लोग चेक कर लेंगे उसको। ठीक है, अह, फिर हाउसेस के बारे में है, ये हाउसेस के बारे में है। ठीक है, 12 हाउसेस का क्या मतलब होता है। पहला हाउस जो होता है लगना, सेल्फ, बॉडी, पर्सनालिटी, ये जो हाउस है ये हम लोग के बारे में बताता है। दूसरा हाउस जो है एक्यूमुलेटेड वेल्थ, स्पीच, फूड के बारे में बताता है। ठीक है, ये आप लोग प्रिंट आउट लेकर के रख लीजिएगा अगर आप नए हैं एकदम तो। ओके, क्योंकि हम लोग के लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं वो इसी 12 में से किसी एक हाउस के अंदर है। ठीक है, इससे बियॉन्ड नहीं है, तो हम लोग को पता होना चाहिए। इसमें मैंने 2-3 लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट वन है, लेकिन ऐसे है तो बहुत है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे पता चले। तो दूसरा हाउस जो होता है वो कोई भी चीज जो आप एक्यूमुलेट करते हैं, जो आपको सर्वाइविंग में मदद करता है। जैसे जब हम लोग छोटे रहते हैं तो परिवार हम लोग को मदद करता है, सपोर्ट करता है। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो मतलब बच्चे भी रहते हैं तो भी मतलब ओवरऑल जो लाइफ है, फिर हम लोग का फूड जो है वो हम लोग को सपोर्ट करता है। स्पीच, मुंह से जो हम लोग बोलते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सर्वाइविंग फैक्टर है। जो गांव में जो कहावत है कि इसी मुंह से कोई पान खिलाता है, कोई इसी मुंह पे थप्पड़ मारता है। तो आप कैसा बोलते हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है, वेल्थ और नॉलेज, एक्यूमुलेटेड वेल्थ और एक्यूमुलेटेड नॉलेज जो आपके पास जमा है, कैश फ्लो, वो ये बताता है कि आपके सर्वाइविंग के लिए। तो हर एक हाउस से जो अगला वाला हाउस है वो उसको सर्वाइविंग में मदद करता है।
थर्ड हाउस जो है करेज, सिबलिंग, शॉर्ट जर्नी, कम्युनिकेशन, मीडिया। ये करेज का हाउस है कि आप कोई भी काम को कितना स्ट्रांगली इनिशिएटिव लेते हैं, करेज करते हैं। एट द सेम टाइम नेबर्स का भी हाउस है और सिबलिंग्स का भी हाउस है। ठीक है। तो ये आपको साहस देता है काम करने का। आपका कम्युनिकेशन, रिटेन, डेली कैसे बात करते हैं, कैसे रिश्ता बिल्ड करते हैं, सामाजिकता, इस चीज को बता। पहले इसका उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन आज के टाइम में चूंकि सब चीज सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन और इस चीज हो गया, तो ये हाउस बहुत ज्यादा हीरो हो चुका है। तो यहाँ पर सारा मीडिया जो है, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिटेन, सब इसी हाउस में आता है। चौथा हाउस मदर, होम, व्हीकल, प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। फोर्थ हाउस जो है, ये सुख का स्थान कहा जाता है, कि आदमी कितना निश्चिंत होकर के सोता है रात में, ये इस पे डिपेंड करता है। तो ये माता का भी स्थान है, इसीलिए कहा जाता है मातृपादे सुखम, पितृपादे धर्मम। अगर आपको सुख चाहिए तो माँ के पैर में, और धर्म चाहिए तो पिता के पैर। तो यहाँ पे सुख का स्थान, सुख इन द सेंस कि निश्चिंती वाला सुख, रात में कितना अच्छे से आपको नींद आती है, वो ये बताता। पांचवा हाउस वो चीज का है जो आपको खुशी देती है, जैसे आपका हॉबी, रोमांस, लव अफेयर, बच्चा, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाना, ये चीज। ठीक है। ये बेसिकली आपके पिछले जन्म का पुण्य कर्म है। ओके। ये पुण्य कर्म का है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपका किस्मत अच्छा कर्म किए होंगे तो ये चीज आपको हमेशा सूट करेगा। अच्छे बच्चे निकलेंगे, आपके पास अलग अलग क्रिएटिविटी होगा, ये होगा। बच्चे पैदा होने के बाद ये जो है, ये मंत्रास का स्थान हो जाता है, कि आपको इतना स्पिरिचुअली आप अपलिफ्ट करेंगे अपने आप को। ये छठा हाउस जो है आपका एनिमी, इलनेस, रूटीन वर्क, डे टू डे लाइफ में जो आप काम करते हो वो, और वो एनिमी जो कि आपको दिखता है। ठीक है। मतलब जिसको कि अगर लड़ाई हुआ तो दिख रहा है। 12वें हाउस में भी एनिमी है लेकिन वो दिखता नहीं है। ठीक है। तो ये आपका विजिबल एनिमी। दूसरा इसके बाद जो बीमारी है, कर्ज है, या डे टू डे लाइफ में जो आपको टेंशन, जितना भी तरह का चीज होता है, वो यही है। यही स्थान है जो हम लोग के शठ रिपु को बताता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो भी छेद है, जो दुर्गुण हर इंसान में होता है। किसी में, हर में कोई एक ज्यादा होता है। ठीक है। सब छह नहीं होते हैं किसी में एक कोई ज्यादा होता है। और ये ही जो है, अगर आप कुंडलिनी चक्रास और ये सब पे जानते हैं, तो यही से मूलाधार चक्र का स्टार्टिंग होता है, स्पाइनल। तो सरवाइविंग के लिए ये चक्रास होता है। मूलाधार आपको पता होगा, वो सरवाइविंग के लिए होता है, फियर, जहां डर सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है। इसीलिए जब चक्रास एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बॉडी से निगेटिविटी जाता है, और लाइफ में लोगों को दुनिया भर का दुख होता है, तभी जाके चक्रास जाता है। वो रॉक स्टार वाले मूवी में था ना, कि वो बोलता है कि मैं कितना भी अच्छा गाता हूँ, लोगों को टच ही नहीं करता। तो बोला तुम्हारा कभी अंदर से दिल टूटा है? तो तो बोला वो क्या होता है? तो जब उसका अंदर से अच्छे से ब्रेक हुआ, तब जाके उसके गाना में वो चीज। वैसे ही चक्रास जिसका भी जागता है, उसका अच्छे से लाइफ अंदर से एकदम शेक शेक कर देता है। तो तब जा करके वो स्प्राउट खिलता है। तो ये कॉमन है सबका, जिसका भी चक्रास स्टार्टिंग में एक्टिवेट हुआ। क्योंकि जब एकदम लगता है कि दुनिया बेकार है, अब कुछ नहीं बचा, मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब जाके अंदर से कुंडलिनी जागता। पहला, ये मैरिज पार्टनर, पीपल इन मासेस, आपका
समाज में एक तरह से कहें तो क्या रिकॉग्निशन है, ठीक है, और कोई भी तरह का पार्टनर, मैरिज लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, इस चीज को बताता है। ओके। आठवां हाउस जो है डेथ, अनअर्न मनी, सडन इवेंट्स के बारे में, तो ये बताता है हिडन थिंग्स। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये हाउस जो है इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सीक्रेट है, जो जमीन के अंदर है, जो कि छुपा हुआ है, उस चीज के बारे में ये हाउस बताता है। और जो सडन इवेंट होते हैं उस चीज को बताता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया। और अनअर्न मनी, जो पैसा आप नहीं कमाए, वैसा पैसा, जैसे डॉरी का इवेंट हो गया, दहेज मिल गया किसी को, इंश्योरेंस से पैसा मिल गया, तो ऐसे वाले जो होते हैं पैसा, कोई दे दिया, ठीक है, तो वो पैसा, ये वाला जो पैसा, ये आपके मेहनत का पैसा है। यहाँ पे जो पैसा है वो आपके मेहनत का नहीं। तो बिजनेसमैन लोगों का ये हाउस स्ट्रांग होता है, कि उसको दूसरे का पैसा मिलते रहता है। तो मतलब मेहनत से ही मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोन इधर उधर जो है वो ले करके रखता है पैसा। नाइन्थ हाउस जो अपना स्पिरिचुअलिटी, हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, रिलीजियन, ठीक है, और ये धर्म का हाउस है, पिता का हाउस है, और इसलिए मैंने बोला। और ये आपका किस्मत है, तो पूरे कुंडली में जो सबसे स्ट्रांग माना जाता है वो ये हाउस माना जाता है, क्योंकि ये भाग्य है। हमेशा डिबेट चलते रहता है, मेहनत करें और भाग्य, दोनों में से कौन हीरो। डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन अगर आप मेरे अनुभव से पूछें, 2001 से मैं ये कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों से मिला हूँ, अलग अलग लेवल के। अम, किस्मत जो है वो आपको, अगर किस्मत में है तो भूखे नहीं मरने देगा, ठीक है, लेकिन अगर आप मेहनत एकदम ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो किस्मत एक लिमिट तक ही आपको वो चीज करेगा, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये कर्म भूमि है। ओके। तो वो आपको कर्म करने के लिए फोर्स करता है। तो किस्मत से आपको रोटी मिल जाएगा, भूख नहीं मिलेगा। ओके। तो अगर, तो समझ लीजिए कि आपको खाना तो मिल गया, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आ रहा है, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही। मेहनत करने से किस्मत मिक्स होकर के ये चीज, तो कुछ करता कुछ करे विधाता, तो ये विधाता है, तो कुछ करता है, तो ये 10वां हाउस जो है आपका एक्शन का है, कर्म का है। तो इसीलिए ये हाउस और ये हाउस जब मिलता है तो धर्मा कर्माधिपति योग बनता है, राजयोग बनता है, कि आप एक्शन भी ले रहे हैं और भाग्य भी साथ दे रहे हैं। तो ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। किस्मत ही अगर है तो बैठ जाते हैं, सब चीज हो ही जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। अगर कर्म ही सब चीज है, तो बहुत लोग मेहनत करते हैं, सबको ईमानदारी से मेहनत करता है, तो सबको सक्सेस डिजायर अपना क्यों नहीं फुलफिल होता है। तो दोनों में मिक्स। किस्मत आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, एक्शन आपको उस चीज को फिक्स करने के लिए देता है। जैसे कि कोई भगवान से बोलता है कि भगवान हमको रिश्ता ठीक कर दीजिए मेरा, तो भगवान आगे रिश्ता ठीक नहीं करेंगे, भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप उस रिश्ता को ठीक कर दीजिए। अगर आप बोलेंगे भगवान हमको जॉब में प्रमोशन दे दीजिए, तो डायरेक्ट प्रमोशन नहीं देंगे, भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप उस पर एक्शन लेकर के अपने आप को प्रमोट। जैसे कृष्ण भगवान सारथी बन गए, अर्जुन बोला कि भाई हमको युद्ध नहीं करना, बोला अगर हमको युद्ध करना हो तो हम एक बार में अपना सुदर्शन चक्र निकालेंगे, युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, युद्ध तो तुमको ही करना पड़ेगा, और युद्ध का परिणाम भी तुम्ही को भोगना पड़ेगा। लेकिन हम तुमको मेथड बता सकते हैं कि कैसे गाइड कर सकते। तो मेरे अनुभव से हम यही देखे हैं कि भगवान डायरेक्टली आके नहीं करते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। डायरेक्टली आके करते हैं वो, ये भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन देन यू हैव टू बी सरेंडर, कंप्लीटली सरेंडर,
कि अब मेरा कुछ है ही नहीं। मतलब वो लेवल का सरेंडर जहाँ पे कि आप ये नहीं कहते हैं कि आ, बच्चा भी और भगवान भी, खाली भगवान। अब वो भगवान जैसा रखे, करियर भी और भगवान भी, नहीं केवल भगवान, भगवान जैसा करियर देंगे वैसे एक्सेप्ट करेंगे। और वो 100% विदाउट समर्पण जिसको कहते हैं, तब भगवान आके आपके बिहाफ पे काम करता है। लेकिन चूंकि हम लोग सामाजिक आदमी हैं, पारिवारिक है, सांसारिक है, तो हम लोग उस लेवल का सरेंडर तो नहीं कर सकते। ईगो रहता है हम लोग में। तो हम लोग को भगवान अपॉर्चुनिटी दे कि तुम करो। 11वां हाउस जो है ये गेन का है। ये करियर, सोशल स्टेटस, सक्सेस के बारे में बताता है। ये जो है ज्ञान का, सॉरी गेन का है, जहां पे आपको इनकम होता है। ओके। तो आप कितना कमाते हैं वो इस हाउस से पता चलता। कितना बचता है ये इस, तो बहुत लोग कहते हैं मैं तो कमाता बहुत हूं यार, बचता कुछ नहीं। बहुत लोग होते हैं जिसका इनकम कम है लेकिन सेविंग बहुत ज्यादा। तो ये दोनों। और 12वां हाउस जो है एक्सपेंस का है, लॉस का है। ठीक है। खर्चे का है, बेड प्लेजर का है, विदेश का है, स्पिरिचुअलिटी का है, मोक्ष का है। ओके। तो ऐसे ही करके हर एक हाउस का है। तो हम लोग को याद, हल्का फुल्का याद रखना है। तो जैसे अगर हम लोग एजुकेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि चौथा हाउस मेन होता है, 5वां हाउस क्रिएटिविटी का होता है, 9वां हाउस विजडम नॉलेज का होता है। तो फिर धीरे धीरे कर समझ जाएंगे। शादी के समय देखेंगे तो 7वां हाउस मैरिज का होता है, दूसरा हाउस परिवार का होता है, 11वां हाउस जो है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का होता है। तो हम लोग सीख जाएंगे। तो ऐसे करते करते ही सीख जाएंगे, ऐसा कोई रट्टा नहीं मारना है, लेकिन यही है। इसी को मैंने डिटेल्स में लिखा हुआ है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे ही फिर राशि के बारे में लिखा हुआ है। मैं बस केवल इतना कहता हूँ कि चूंकि सॉफ्टवेयर जो है एरीज नहीं लिखता है, टॉरस नहीं लिखता है, वो नंबर्स लिखता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 12 राशि में पहला नंबर का राशि को क्या कहते हैं, एरीज कहते हैं। दूसरा, अगर 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, कैंसर। ठीक है, 5 नंबर। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए, या फिर आप प्रिंट आउट लेकर के रखिएगा अपने पास शुरू में। लेकिन ये आपको याद होना, मतलब याद इस तरह का होना चाहिए कि रात में भी, 12 बजे रात में भी अगर सो रहे हैं, गहरी नींद में उठा के पूछ दे रहे बताओ 8 नंबर क्या होता है, तो आप बोले हाँ स्कॉर्पियो। मतलब आपके ब्लड में होना चाहिए अगर आप ज्योतिष है तो। ठीक है। आपको राशि अगर नहीं पता है तो आप कौन काम के ज्योतिष। तो इतना तो पता होना चाहिए। ओके। तो आपको ये सब, बाकी हर एक राशि का कुछ अपना मतलब होता है। धीरे धीरे समझ जाएंगे। और हर एक प्लानेट का अपना कुछ मतलब होता है, इसके अलावा कुछ है नहीं। हर एक प्लानेट का कुछ अपना कारकत्व होता है। याद नहीं रखना है, चलते फिरते समझ में। लेकिन रेफरेंस के लिए कोई होना चाहिए, तो मैंने नोट्स बना के रखा हुआ है, ये सब शेयर कर दिया जाए। ये सब एस्पेक्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर सब कैलकुलेट करके देता है, बट हम लोग देख लेंगे। तो यही है आज के लिए। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो बोलिए। सर एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछिए। अच्छा, इसमें जब जो सॉफ्टवेयर में हम लोग डिटेल्स इनपुट करते हैं, तो उसमें आयांशा करके है, उसमें लाहिरी है, केपी ओल्ड है, केपी न्यू है, रमन है, खुल्लड़ है, क्या क्या डालना पड़ेगा? केपी ओल्ड डाल दीजिएगा। केपी ओल्ड सही रहेगा? केपी का हाँ फुल सर। फॉर्म मतलब क्या है? आयांसा मैं अगले क्लास में समझाऊंगा, आज के लिए थोड़ा सा ज्यादा बाउंस कर जाएगा। एक्चुअली क्या है कि ठीक है। वो जो मूवमेंट है सन का ना, तो एक रेफरेंस हम्म। पॉइंट लिया गया था 291 एडी में। माना गया था कि दो तरह के सिस्टम है अभी, सायाना और निरायना। सायाना हम्म। का मतलब होता है विथ अयांसा, निरायना का मतलब होता है विदाउट अयांसा। ठीक है। ठीक है। तो 291 में दोनों एक ही जगह पे थे। फिर धीरे धीरे ओके। धीरे जो हुआ वो शिफ्ट हुआ। वेस्टर्न वर्ल्ड मानता है कि सन जहां से, मतलब लेमैन में आपको समझा रहे हैं, सन अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो घूम करके अगले साल सन वहीं पे आ जाएगा। जिसके कारण जो जॉडियक साइन आप देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, हमेशा 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा या 22 अप्रैल से।
23 अप्रैल नहीं, 21 अप्रैल से एरीज में चला जाता है, राइट। और हर साल वही रहता है। लेकिन आप इंडिया का देखेंगे तो आपको अभी मकर संक्रांति 15-16 तारीख जनवरी में होता है, लेकिन पहले जब मकर संक्रांति आज से जाएंगे 70 साल पहले, तो एक दिन पहले था, 14 था, फिर 13 था, ऐसे कर। जलियांवाला बाग जब हुआ था, बैसाखी हुआ था, तो वो ओके। 13 को हुआ था। लेकिन अभी देखिए वही डेट जो है, बैसाखी पड़ जाता है 15 तारीख, 16 तारीख, आइडियली मनाते हैं हम लोग जब भी हम। लेकिन वो एक दिन पहले, मतलब हर 70 साल पे एक दिन का शिफ्टिंग है जॉडियक साइन का। ठीक है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड उसी को मानता है, क्योंकि जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं, वो इक्लिप्टिकल है। तो जहां से सन स्टार्ट करता है आइडियली वो वहां पहुंचता नहीं है, वो उससे थोड़ा सा आगे खिसक जाता है। तो डिफरेंस आता है 70 सेकेंड का डिफरेंस आता है। ठीक है, सेकेंड्स। ओके। ठीक है, वो है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके बेसिस पे अयांसा, लेकिन सॉफ्टवेयर उस चीज को किया, तो केपी जो अयांसा लेता है, हम लोग उसको हम्म। रेफरेंस लेकर के चलेंगे। ठीक है। क्योंकि जो डिफरेंस बिटवीन लहिरी है, अब जब भारत आजाद हुआ था तो शायद लहिरी जो होंगे वो जवाहरलाल नेहरू के फेवरेट होंगे, तो उन्होंने उसी अयांसा को रेफरेंस रख दिया, तो सारा सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट लहिरी बनाता है। एनसी लहिरी करके एस्ट्रोलॉजर थे कोलकाता से। अच्छा। ओके। तो केपी ओके। वाले बोले बोले ना, हम नहीं मानेंगे। अब अगर ओके। हम कल जाके बोलेंगे नहीं हम भी नहीं मानेंगे, हम कोई और सिस्टम बनाएंगे, तो हम एक नया आंसर निकाल देंगे। ठीक है। हम्म। लेकिन जो डिफरेंस है लहरी और इसमें 6 मिनट का ही डिफरेंस है। ठीक है। ओके। 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 तो ये है, बट सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है सर। सर फिर तो आप और ज्यादा पढ़ाएंगे, तब तो और क्वेश्चंस होंगे। जैसे अष्टवर्ग को लेके कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन वो सब अभी पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आई आई हाँ थिंक यू विल टेक अस थ्रू। नहीं तो फिर काफी कुछ मतलब पहले से ही पूछना हो जाएगा आई बिलीव। नहीं नहीं, हाँ तो अब जैसे से होगा ना, मैं आपको क्वेश्चन मैं अलाउ करता हूँ, ओपन क्वेश्चन अलाउ करता हूँ। ठीक है, आपको जो भी है आप पूछिएगा ड्यूरिंग द कोर्स, अभी पूछेंगे तो टू मच हो जाएगा मतलब। ठीक है। हाँ, वही मुझे लगा, तो अभी नहीं पूछ सकते। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, यही है तो अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। स्ट्रेंथ जानना स्टार्ट करेंगे कैसे है, और एजुकेशन को लेंगे। ओके। तो चलिए, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन और नहीं है तो, और है तो पूछिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.